प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको मेघ आए कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम व्याख्या करें, थोड़ा सा बच्चों हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के विषय में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में एक साधारण परिवार में हुआ था। ये तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनकी जो शिक्षा है बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क भी रहे, परंतु दोनों ही पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में समाचार विभाग में काम करते रहे। बाद में दिनवान के उप संपादक रहे और प्राग पत्रिका के संपादक बने। यद्यपि इनका साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ दिनमान में छपे इनके लेख खासे लोकप्रिय रहे। इनके साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी सम्मिलित हैं। साहित्य कृतियाँ: काव्य संग्रह काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं दो, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग इनके काव्य संग्रह हैं बच्चों। तो चले अभी कविता की व्याख्या कर लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जूं आए हों गाँव में शहर के। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बादलों के आने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बादल को शहर के मेहमान के रूप में दर्शाया है, एक दामाद के रूप में दर्शाया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ मतलब बादल बड़े सज धज के संवर के आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, आगे आगे ब्यार होता है हवा, नाचती गाती हुई हवा चल रही है। और सारे जो दरवाजे खिड़कियां थी वो गली गली के खुलने लगी हैं। पाहुन जूं आए हो गाँव में शहर के, ऐसा लग रहा है जैसे मानो शहर के मेहमान गांव में आ गए हैं। इस प्रकार बादलों का स्वागत हो रहा है। हवा भी आगे आगे गाती हुई चल रही हैं, दरवाजे खिड़कियां सारे खुल गए। मान लो जैसे शहर के मेहमान आते हैं ना, कोई बड़ा खुश होता है, गांव के लोग खुश होते हैं कि बहुत जो खास मेहमान आए हैं। दामाद के रूप में भी उन्हें वो देख रहे हैं। पूरा गांव सज संवर के उन्हें देख रहा है बादलों को, क्योंकि वो बड़े दिनों के बाद आए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला पैरा देखते हैं हम इसका। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ क्या है, गर्दन झुका के उचकाए मतलब ऊपर करके फिर वो देखने लगे। ठीक है। आंधी चली धूल भागी, आंधी भी चल रही है और धूल घाघरा उठा के भाग रही है, जो छोटी लड़की का प्रतीक है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, तिरछी निगाहों से अपने बहाव को रोक करके और अपने घूंघट को सरका करके नदी मानो देख रही हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ मतलब बादल, बड़े बंठन के अर्थात सज धज के, सज संवर के बादल आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बांकी चितवन, तिरछी निगाहों से नदी भी देख रही है उन्हें। पूरी प्रकृति मन मानो खुश होके उनका स्वागत कर रही है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, वर्ष बाद सूधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रसंग वही लिखना है। बूढ़े पीपल, जैसे गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे पीपल को दर्शाया गया है। उसने आगे बढ़ के उन्हें दुआ सलाम की और फिर उनकी जो लता रूपी, लता होता है वेलें, जो अकला गई थी, व्याकुल हो गई थी पानी के बगैर, बादलों के बगैर, वो दरवाजे से छिपकर कह रही हैं कि तुमने वर्षों बाद सुधी ली मतलब याद की, वर्षों के बाद तूने मुझे याद किया है। हरसाया ताल लाया पानी प्रात भर के, और ताल मतलब तालाब भी खुश हो गया और
और मानो उनके स्वागत के रूप में पानी परात भर के लाया हो। मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के बादल बड़े सज धज के आ गए हों। और इसमें बेटा तालाब को स्वागतकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के। अब क्या हो गया है बच्चों कि कवि कह रहे हैं कि अब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, अर्थात जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज तक फैल गए हैं। मेघों के आ जाने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात मेहमान को देखकर नायिका का तनमन आभा से भर उठा है। धरती मानो मेघों से कह रही हो कि क्षमा करो, जो भ्रम हो गया था कि तुम अभी नहीं आओगे, है ना, तो तुम आ गए हो। और मिलन के आंसू क्या हो रहा है, झरझर कर बह रहे हैं, अर्थात मेघ बरस रहे हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के, सज संवर के, मेघ मतलब बादल सज धज के आ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है कि क्षितिज होता है जहाँ जमीन और आसमान के मिलने का भ्रम होता है, उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो बच्चों बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई हैं। बादलों के आने की सूचना ब्यार नाचते गाते देती हुई चलती हैं। ब्यार मतलब हवा, उसके आगमन की सूचना में घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। पेड़ों द्वारा मेहमानों को गर्दन ऊंची कर देखना, आंधी का आना और धूल का उड़ना, नदी का ठिठकना और बांकी नज़र से देखना, बुजुर्ग सदस्य पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना, स्वागत में तालाब का परात भरकर पानी लाना, जिस प्रकार लोटा रखते हैं ना गांव में स्वागत के लिए, कोई मेहमान आता है या शादी आती होती है तो पानी का लोटा रखते हैं, वैसे ही आकाश में बिजली चमकना और वर्षा की बूंदों के रूप में मिलन के अश्रु बहाना। ठीक है, ये गतिशील क्रियाओं में परिवर्तन जो चित्रित किया है इन्होंने। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो धूल बच्चों स्त्री या लड़की का है जो घाघरा उठाकर भाग रही है, पेड़ नगरवासी का है, नदी स्त्री का है, लता मेघ की प्रतीक्षारत नायिका है, प्रतीक्षा करने वाली। ठीक है, और ताल क्या है? घर के सदस्य जो स्वागत के लिए पानी भर कर रखते हैं लोटे में। वैसे ही तालाब क्या कर रहा है? मेहमानों के लिए पानी भर के, परात पानी भर के लाया है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो पानी तालाब में भर जाता है बच्चों। ठीक है, वैसे ही धूल भी हैं। छोटी लड़की जैसे घाघरा उठा के भागती है ना, स्त्री का दिया हुआ, लेकिन लड़की का आप कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे धूल है। वैसे पेड़ हैं नगरवासियों की तरह सभी। ठीक है, नदी भी स्त्री जैसी हैं। अब तीसरा प्रश्न है इसका, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी, इसीलिए वो दरवाजे के पास से, किवाड़ से, ओट से छिपकर देख रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो उत्तर है बच्चों, नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं और वह क्षमा याचना करने लगती है। अब दूसरा है, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। भाव है इसका, मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। आगंतुक होता है आने वाले मेहमान, नया मेहमान या मेहमान कह सकते हैं आप, जो मेहमान आया हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस का भाव है, बांकी चितवन उठा, तिरछी निगाहों से नदी भी उन्हें देखने लगती है। पूरी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यहाँ भी मानवों जैसा दर्शाया है। प्रश्न नंबर 5 है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़
कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, नदी बांकी होकर बहने लगती हैं, ठीक है, अपना बहाव रोककर वो बहने लगती हैं। पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा छठा। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बंठन की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो बन संवर कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेघ भी, बादल भी बहुत दिनों के बाद आए हैं क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई थी, ठीक है, इसीलिए वो देर से बरसे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ भी मानवीकरण हुआ है। जड़ का चेतन पर जहाँ आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और अगला और सातवां प्रश्न है हमारा, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोज कर लिखे। तो प्यारे बच्चों, मानवीकरण का मैं बार बार बता रही हूँ, अलंकार है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है, बादलों को इंसानों जैसा दर्शाना, नाचती गाती ब्यार चली हवा भी लड़की जैसी है, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, पेड़ पीपल ने जुहार, बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुलाई लता, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ये सब इंसानों जैसे दर्शाया है तो मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये इसमें मानवीकरण और रूपक अलंकारों का अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रण किया है कवि ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो गांव में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती हैं, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है, अर्थात दर्शाया गया है कि किस प्रकार हम स्वागत करते हैं मेहमानों का। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं, अपने अपने खिड़की और दरवाजे मेघों के दर्शन के लिए खोल देते हैं। प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार हो बैठे होते हैं, जैसे आंधी का उठना, धूल का अपना घाघरा उठाकर भागना, नदी का बांकी नज़र से देखना आदि। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है। स्त्रियां ओट से दामाद को तिरछी नज़रों से देखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत सम्मान के साथ करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही रोचक चित्रण किया है इन्होंने बादलों का। अगला और 10वां प्रश्न है हमारा, काव्य सौंदर्य लिखे। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल तथा सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बंठन में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आपको पता है जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला भाषा की बात वाला प्रश्न मैंने लिया है, जो 14वां प्रश्न है हमारा। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, बंठन के तैयारी के साथ, मेहमान हमेशा बंठन के आते हैं। ठीक है, सुधि लेना, खबर लेना, मैंने अपने प्रिय मित्र की कई दिनों तक सुधि नहीं ली है। गांठ खुलना, समस्या का समाधान होना, आपसी बातचीत द्वारा मन की कई गांठें खुल जाती हैं। बांध टूटना, धैर्य समाप्त होना,
कई घंटे बिजली कटी होने से मोहन के सब्र का बांध टूट गया। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने अपने तरीके से वाक्य बनाने हैं और उत्तर अपने शब्दों में देने हैं इनके। ठीक है बच्चों, कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।